नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र से भी ज़्यादा एनसीपी में जो कुछ हो रहा है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार उसके सर्वेसर्वा संस्थापक, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और उनको मनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि शरद पवार को ये कदम उठाना क्यों पड़ा। क्या उन्होंने ये कदम स्वेच्छा से उठाया या किसी रणनीति के तहत उठाया। शरद पवार कोई भी कदम ऐसे ही नहीं उठाते, मजे हुए राजनेता हैं। उनका उद्देश्य क्या है, क्यों ये चाल उन्होंने चली है और इसके पीछे क्या है। देखिए, अगर एनसीपी की राजनीति को आपको समझना हो तो नटशेल में अगर कहें, उसका विस्तार से उसकी बात बताऊंगा कि क्यों है, उसके पीछे क्या है। वो नटशेल में ये है कि शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार से डरते हैं। अब ये सुनकर आपको जो है थोड़ा झटका लगेगा कि किस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। और अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से डरते हैं। ये चाचा भतीजे के डर की पूरी कहानी है, एनसीपी की कहानी। इसमें सवाल ये है कि अजीत पवार की भूमिका क्या है और शरद पवार की भूमिका बड़ी स्पष्ट है पहले से कि वो पार्टी के संस्थापक हैं, सर्वेसर्वा हैं, सबसे लोकप्रिय हैं पार्टी में, और पार्टी में उन्हीं की बात चलेगी। लेकिन ये इस्तीफ़ा देने की नौबत क्यों आई। वो अगर पीढ़ी परिवर्तन कराना चाहते थे तो सीधे घोषणा कर सकते थे कि अब हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे और ये अध्यक्ष होंगे, ये विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे, ये प्रदेश के अध्यक्ष होंगे। शरद पवार जानते हैं कि ये ऐसा वो कर नहीं सकते थे। जो 2019 में अजीत पवार ने बगावत की थी और 3 दिन के लिए जाके डिप्टी सीएम बने देवेंद्र फडणवीस के, वहाँ से और उससे पहले से ये डर बराबर शरद पवार को बना रहता है कि अगर वो कोई ऐसा फैसला लेंगे जो अजीत पवार को मंजूर नहीं होगा तो अजीत पवार बगावत कर सकते हैं। और अजीत पवार को क्या डर है, अजीत पवार को डर ये हमेशा सताता रहता है कि उनको हमेशा अपने चाचा की छत्रछाया में रहना पड़ेगा और उनकी ताकत के सामने वो खड़े नहीं हो सकते पार्टी के अंदर। तो उनके सामने 2 ही तरीके हैं पार्टी में सरवाइव करने की, लगातार दबाव की राजनीति बनाते रहें या फिर अपना अलग रास्ता तलाश लें। शरद पवार को डर है कि ये इन दोनों रास्तों पर अजीत पवार एक साथ चल रहे हैं। वो पार्टी के अंदर दबाव की भी राजनीति कर रहे हैं, प्रेशर ग्रुप की तरह भी काम कर रहे हैं और बाहर जाने का रास्ता भी तलाश रहे हैं। शरद पवार का लक्ष्य क्या है, इससे ज़्यादा और बात स्पष्ट हो जाएगी। शरद पवार का एकमात्र लक्ष्य है अपनी बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी की विरासत सौंपना, पार्टी की गद्दी सौंपना। और वो जानते हैं कि ये काम अजीत पवार की सहमति के बिना नहीं हो सकता। अजीत पवार को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये मानने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसकी शुरुआत कैसे होती है। वैसे तो अजीत पवार जाहिर है भतीजे हैं, काफ़ी बाद में आए हैं, 91 में पहला चुनाव लड़े थे। शरद पवार की छत्रछाया में ही उनकी राजनीति आगे बढ़ी है। लेकिन ये मौका आया जब 1999 में सरकार बनी एनसीपी और कांग्रेस की। उस समय शरद पवार ने अपने भतीजे को चाहते हो तो डिप्टी सीएम बना सकते थे। डिप्टी सीएम का कोटा जो है वो एनसीपी के पास था। दोनों पार्टियों में इस बात पर समझौता हुआ था गठबंधन में कि जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक होंगे उसका मुख्यमंत्री बनेगा, जिसके कम होंगे उसका डिप्टी सीएम बनेगा। ये फार्मूला जो है तय हो गया था। तो कांग्रेस का सीएम बना, ज़्यादा सीटें थी 99 में, और एनसीपी का डिप्टी सीएम बना। शरद पवार ने अजीत पवार की बजाय छगन भुजबल जो आए थे शिवसेना से बगावत करके, उनको डिप्टी सीएम बनाया सामाजिक समीकरण साधने के नाम पर। छगन भुजबल 2 बार डिप्टी सीएम रहे, एक बार 1999 से 2003 तक रहे, फिर उन पर आरोप लगा, उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर नवंबर 2003 से दिसंबर 2004 तक रहे। 2004 एक तरह से कहें चाचा भतीजे के संबंधों में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, प्रस्थान बिंदु था। 2004 में ये गठबंधन में दोनों पार्टियों के दूसरा चुनाव था। 99 के बाद 2004 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें एनसीपी नंबर 1 की पार्टी बन गई। तो अब जो समझौता था उसके अनुसार मुख्यमंत्री का पद एनसीपी को मिलना था, लेकिन शरद पवार ने नहीं लिया।
यहीं से कहानी शुरू होती है अजीत पवार और शरद पवार के मनमुटाव और आंतरिक संघर्ष की। क्यों नहीं लिया शरद पवार ने मुख्यमंत्री का पद, जबकि उनकी पार्टी के ग्रोथ के लिए तो बहुत ही अच्छी बात थी कि दूसरे ही चुनाव में उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया, इतनी बड़ी उपलब्धि होती। इसके बावजूद क्यों शरद पवार ने तय किया कि वो चीफ मिनिस्टर का पद जो है वो कांग्रेस को ही देंगे और अपने पास डिप्टी सीएम का ही पद रखेंगे? उसका कारण था कि वो अजीत पवार को बनाना नहीं चाहते थे। उस समय जो विधायक चुनकर आए थे उनमें बहुमत विधायकों की ये राय थी कि अजीत पवार को डिप्टी सीएम होना चाहिए, और यहीं से शरद पवार को अजीत पवार से खतरा और डर लगने लगा कि अजीत पवार की ताकत पार्टी में बढ़ रही है। राज्य में संगठन का काम जो है वो अजीत पवार देखते थे, इसलिए उनकी पकड़ पार्टी पर नीचे के ग्रास रूट के वर्कर्स पर ज़्यादा थी। शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति में थे, इसलिए शरद पवार को डर था कि अगर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया तो फिर पार्टी हमारे हाथ से निकल सकती है, और वो ये होने नहीं देना चाहते थे। इसलिए आर पाटिल को डिप्टी सीएम बनाया, मुख्यमंत्री का पद नहीं लिया, डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया अजीत पवार को। तो दिसंबर 2004 से 2008 तक, सितंबर 2008 तक आर पाटिल को डिप्टी सीएम बनाया शरद पवार ने। फिर दिसंबर 2008 से नवंबर 2009 तक फिर से छगन भुजबल डिप्टी सीएम रहे। फिर नवंबर 2010 से 2014 तक अजीत पवार डिप्टी सीएम रहे, बीच के 1.5-2 महीने छोड़कर। अजीत पवार से डर का दूसरा कारण शरद पवार के बना वो मौका जब उन्होंने 2019 में, जब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को बहुमत मिला, उद्धव ठाकरे ने तय किया कि बीजेपी के साथ नहीं जाना है। फिर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनाने की कोशिश हो रही थी, मामला लंबा खींच रहा था कांग्रेस के रवैये के कारण। उस बीच में उनका पेशेंस जवाब दे गया अजीत पवार का, वो देवेंद्र फडणवीस से मिले और मिलकर साथ सरकार बनाने की कोशिश की। सरकार 3 दिन सिर्फ चली। उस दौरान 2 चीज़ें हो गई एक साथ। शरद पवार ने ये देख लिया कि ज़्यादा दबाव डालने पर अजीत पवार बगावत कर सकते हैं। वो बगावत कितनी बड़ी होगी छोटी होगी ये बाद की बात है, लेकिन पार्टी टूट जाएगी ये तय बात थी। अगर अजीत पवार उस अपने फैसले पर टिके रहते तो एनसीपी उसी दिन टूट गई होती, लेकिन उनको डर था कि वो हाशिए पर चले जाएंगे। अजीत पवार को अब चाचा से डर लगा। जिस तरह से समर्थन जुटाया शरद पवार ने आनंद फानंद में, विधायक जो अजीत पवार के साथ गए थे उनमें से भी कुछ लौट आए, ज़्यादातर विधायकों ने साथ जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि इस इंप्रेशन में गए थे कि शरद पवार का समर्थन है इस कदम को। तो शरद पवार ने दिखाया अजीत पवार को कि पार्टी पर पकड़ उनकी अभी बरकरार है, उनसे बगावत करके अजीत पवार को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो ये दिखाया, लेकिन अजीत पवार ने डर भी बिठा दिया कि बगावत कर सकते हैं, अगर हमारे मन का नहीं होगा तो हम बगावत भी कर सकते हैं। तो 2019 में जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बन गई तो उद्धव ठाकरे के हाथ पर ठंडे हो गए। मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, उनको कोई अंदाज़ा नहीं था मुख्यमंत्री बनकर कैसा काम करना होता है, क्या होता है। लेकिन शरद पवार को मालूम था कि अगर अभी अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिसके लिए कांग्रेस भी सहमत थी, एनसीपी के लोग भी सहमत थे, उद्धव ठाकरे सिर्फ इस बात से संतुष्ट हो गए थे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, बीजेपी की सरकार नहीं बनने दी। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को मनाया मुख्यमंत्री बनने के लिए, और तर्क ये दिया कि उद्धव ठाकरे को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया ताकि सरकार का स्थायित्व बना रहे, और हुआ सब उसके ठीक उल्टा। अब वही शरद पवार अपनी किताब में, आत्मकथा में लिख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को ना तो संगठन चलाना आता है ना सरकार चलाना आता है। बोले महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में उद्धव ठाकरे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मंत्रालय जाते थे, और उसके अलावा उनके फैसले जो है और संगठन को संभाल न पाना, बगावत को जो है उसको दबा न पाना, ये सब उनकी नाकामी थी, जिसकी वजह से सरकार गई। बिना लड़ाई के उन्होंने हथियार डाल दिया। ये सब उद्धव ठाकरे के बारे में बोल रहे हैं शरद पवार, जो उनकी पहली पसंद थे मुख्यमंत्री के लिए 2019 में। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उनका जो आकलन था वो किसी अनुभव के आधार पर या उद्धव ठाकरे की क्षमता के आधार पर नहीं था। उनका जो फैसला था उसमें सिर्फ एक बात थी कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना, तो नहीं बनने दिया। अजीत पवार को ये बात नागवार गुजरी, आप
आपको याद होगा कि जितने दिन उद्धव ठाकरे की सरकार में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, वो बहुत शांति से रहे। बाहर कुछ ज़्यादा बोला नहीं, कोई ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, कोई बयान नहीं दिए, चुपचाप अपना समय काट रहे थे अजीत पवार। फिर 2019 के ही चुनाव में शरद पवार के दूसरे भाई के पोते रोहित पवार को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया और विधानसभा का चुनाव वो जीत गए, विधानसभा में आए। अजीत पवार ने इसको माना कि उनकी ताकत को सीमित करने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए रोहित पवार को राजनीति में उतारा गया है। शरद पवार अपनी गोटियां बिठा रहे थे कि किस तरह से अजीत पवार पार्टी में बने रहें लेकिन हमारे काबू में रहें। ये कुल एनसीपी की राजनीति ये है। अजीत पवार की सारी कोशिश है कि किस तरह से मेरा प्रभाव बढ़े और हम चाचा से ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएं पार्टी में। अगर नहीं होते हैं तो हमको अपना रास्ता तलाशना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हमारा कुछ होने वाला नहीं। अजीत पवार को इस बात में कोई शक नहीं है कि शरद पवार अपनी बेटी को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। उनका जो इस्तीफा था उसकी ड्राफ्टिंग भी सुप्रिया सुले और उनके पति ने की थी, जो पढ़ के उन्होंने सुनाया, जो पत्र अपना पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में, वो सुप्रिया सुले और उनके पति का तैयार किया हुआ पत्र था। तो सुप्रिया सुले को सब कुछ मालूम था कि क्या होने वाला है। शरद पवार ये रास्ता निकाल रहे हैं कि विवाद इतना हो। पहले तो उन्होंने इस्तीफे के जरिए ये अजीत पवार को समझा दिया, बता दिया है कि पार्टी पर अब भी हमारा कब्जा है, पार्टी के लोग मुझसे भावनात्मक रूप से और सांगठनिक रूप से जुड़े हुए हैं, वही पार्टी में होगा जो मैं चाहूँगा, मेरे फैसले से उलट कोई, उससे अलग कोई फैसला नहीं हो सकता। ये अजीत पवार को समझा दिया गया। उनको मालूम है कि अजीत पवार की बीजेपी से बातचीत चल रही है, तो उनको अजीत पवार के इस कदम को रोकना भी था और साथ साथ अपनी ताकत भी बतानी थी और इसी में से रास्ता निकालना था। इस समय जो भावनात्मक वातावरण बना हुआ है उसमें अगर शरद पवार आज ये घोषणा करेंगे कि सुप्रिया सुले उनकी जगह पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। उसके बाद अजीत पवार के सामने एक ही रास्ता होगा कि वो अपना भविष्य का मार्ग तय करें। छगन भुजबल, जो एक तरह से शरद पवार के सबसे करीबी लोगों में हैं, कई लोग हैं, और दूसरा नाम मैं काफ़ी दिन से ले रहा हूँ, वो है जयंत पाटिल का। 2018 में प्रदेश अध्यक्ष बने तब से उनका जनाधार बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पार्टी को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया है, ग्रास रूट पर जिस तरह से मजबूत किया है, वैसा काम पिछले कई सालों में कोई और नेता नहीं कर पाया एनसीपी में। और वो सबसे ज़्यादा भावुक थे जब शरद पवार ने इस्तीफे की घोषणा की। शरद पवार की पत्नी वहाँ बैठी हुई थी पूरे इस दौरान, जितनी देर ये सब चला। 2 ही बार भावुक हुई, एक बार जब जयंत पाटिल रोने लगे, दूसरी बार जब अजीत पवार ने सुप्रिया सुले को पत्रकारों के सवाल का जवाब देने से रोका और कहा, बड़े भाई की हैसियत से बोल रहा हूँ, मत बोलो कुछ इस समय। 2 ही मौके थे जब उनके चेहरे पर कोई भाव आया, नहीं तो निर्विकार भाव से वो बैठी हुई थी, सब कुछ देख रही थी, जरा भी भावुकता उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दी। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि अजीत पवार को बगावत से भी रोकना है और आगे बढ़ने से भी रोकना है। शरद पवार के ये 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य जो है वो सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाने का तो है ही। अब उनके सामने समस्या ये आएगी कि अगर सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बना देंगे तो अजीत पवार ये मांग करेंगे कि उनको नेता प्रतिपक्ष और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दोनों पद मिले। अब अभी से चर्चा शुरू हो गई। छगन भुजबल ने चला भी दिया है। छगन भुजबल ने कहा कि सुप्रिया सुले को जो है वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। वो राष्ट्रीय मामले देखें, संसद में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी, और अजीत पवार महाराष्ट्र के मामले देखें। लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि अजीत पवार किस भूमिका में देखें। बाद में उन्होंने जोड़ा कि ये मेरी जो है निजी राय है, लेकिन ये फ्लोट कराया गया है शरद पवार की ओर से ये फॉर्मूला, और इसी पर काम करने की कोशिश हो रही है, इसी के इर्द गिर्द सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। तो अब शरद पवार ने ये स्थिति पैदा कर दी है अपनी ताकत दिखाकर और अपनी इच्छा का एक तरह से परोक्ष रूप से इजहार करके कि वो अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बेटी को सौंपना चाहते हैं। अजीत पवार के सामने 2 ही रास्ते हैं।
चुपचाप जो फैसला शरद पवार करें उसको स्वीकार कर लें, सुप्रिया सुले का नेतृत्व स्वीकार कर लें और पार्टी में बने रहें, या पार्टी छोड़कर चले जाएं। पार्टी छोड़कर जाने में दिक्कत ये हो रही है अजित पवार के लिए कि बीजेपी अभी उनको लेने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही हैं, जितने लंबे समय से बातचीत चल रही है, कोई बात आगे बढ़ नहीं रही है। उसमें एक बाधा जो है वो एकनाथ शिंदे गुट भी है। उसकी शर्त है कि अगर अजित पवार विधायकों को लेकर आते हैं, अगर वो पार्टी में यानी एनसीपी में स्प्लिट करा लेते हैं, तब शिंदे गुट जो है उसको लगता है कि फिर हमारी भूमिका, हमारा महत्व कम हो जाएगा, इसलिए हम सरकार से निकल जाएंगे। तो बीजेपी के सामने ये दोहरी मुसीबत है। अजित पवार को लेने से एनसीपी कमज़ोर होती है, यानी पूरा विपक्ष कमज़ोर होता है। शिवसेना पहले टूट चुकी है, कांग्रेस की हालत पहले से ख़राब है। ऐसे में पूरा विपक्ष जो है वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन विपक्ष को कमज़ोर करने के चक्कर में अपना पक्ष न कमज़ोर हो जाए, ये डर है बीजेपी का। तो अजित पवार का कुल मामला फंसा हुआ है कि एनसीपी से निकलना चाहते हैं, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। जहां जाना चाहते हैं वहां से दरवाज़ा अभी खुल नहीं रहा है। जो दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, अगर वो खोलना भी चाहें तो उनको डर है कि अंदर से कुछ लोग बाहर भी जा सकते हैं। इस पूरे वहापोह में महाराष्ट्र की राजनीति फंसी हुई है, लेकिन आप देखिएगा कि बहुत जल्दी ही इसका फैसला होने वाला है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। अजित पवार को अपना भविष्य का मार्ग अभी से तय कर लेना पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।